अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे अपर लिम्स की न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, मोटर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बिल्कुल वैसी है जिस तरह लोअर लिम्स की होती है, बस इसमें गेट नहीं होती। इसका भी जो मॉर्निंग है वो यही है, FBTPRC तक है। फेसिकुलेशन, बल्क, टोन, पावर, रिफ्लेक्सेस एंड कोऑर्डिनेशन। अगेन जो वही लोअर लिम्ब में जो डिफरेंसेस थे वही यहाँ पे भी डिफरेंसेस हैं अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन के लीजन के। साथ साथ बताता रहूँगा, ऑलमोस्ट वही डिजीज़ होती हैं। गेट बस इसमें नहीं थी, गेट हम इसमें एज रेलिवेंट कराते हैं। तो सबसे पहले ये कहना है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं फाइनल ईयर का तालिब इल्म हूँ और मैं आपके क्या कहते हैं बाजुओं का मुआयना करूँगा। दौरान मुआयना ये कहता है आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आपको कोई तकलीफ़ हो तो आप मुझे रोक सकते हैं मुआयने के लिए। मुझे अगर तो उसने इस तरह की हाफ स्लीव पहनी हो ना, तो यही है कि मुझे आपकी जो वो शर्ट है वो ऊपर करवानी होगी। बेटर यही है कि अगर हम पूरा इस तरह शोल्डर्स तक उसका कर लें तो इस तरह बेटर है, क्योंकि हम फिर सारे क्या कहते हैं मसल्स जो हैं उनके जब रिफ्लेक्सेस करेंगे उनकी हम कॉन्ट्रैक्शंस को चेक कर सकते हैं। वरना अगर उसने क्या कहते हैं कोई फुल स्लीव की शर्ट पहनी हुई तो जहाँ तक भी ऊपर हो सकती है वहाँ तक वो ऊपर करा लेनी है। बेटर ये है कि यहाँ तक हम करा लें। इस तरह ऊपर करके सबसे पहले हम अगेन उस पर फेसिकुलेशन का ये है, या तो बाइसेप्स के लेवल पे या फोर आर्म में जिधर मैक्सिमम बल्क होता है, जिस तरह यहाँ पे होता है, हल्के से दोनों यहाँ पे या यहाँ पे, ये जिस तरह ऐसे करके या ऐसे करके या इधर को ऐसे करके या ऐसे करके बस टैप सा कर देना है कि फेसिकुलेशंस हैं या नहीं। अगर कोई लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन का केस होगा, जिसमें मैंने एग्जांपल्स बताए नहीं, पोलियो, डिफ्थीरिया, आपका ये कहते हैं और भी उसमें जो थे टेटनस, और भी लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की जो जो कॉजेज़ थी, अगर तो वो होगा तो फेसिकुलेशंस मिलेंगी। वरना अगर अपर मोटर न्यूरॉन का होगा तो हमको यूजली नहीं मिलती। फेसिकुलेशन देख लें, फिर हम आएंगे बल्क पे। बल्क का इसमें यह है कि हम या तो मिड आर्म का ले सकते हैं या मिड फोर आर्म में ले सकते हैं या फिर मिड अपर आर्म ले सकते हैं। मिड अपर आर्म का तरीका ये कि जो एक्रोमियन प्रोसेस है यहाँ पे, ये शोल्डर का क्रोमियन प्रोसेस है एंड यहाँ पे ओलेक्रोनिक प्रोसेस है, इसके दरमियान में जो डिस्टेंस बनेगा ना वो मिड अपर आर्म होगा एंड वहाँ से फिर हमने बल्क लेना होगा दोनों उसका। तो इसमें बेसिकली वैसे होता यही है कि क्या कहते हैं, जिस तरह मेरा एक्रोमियन ये है और मेरा ओलेक्रोनियन यहाँ तक अगर आ रहा है 32 बन रहा है, तो 16 सेंटीमीटर पे यहाँ पे मैंने फिर बल्क लेना होगा। अभी तो मैं ऑब्वियसली ले नहीं सकता सही से, दोनों साइड का इस तरह बल्क लेना होगा। या हम फोर आर्म पे जिधर ये मैक्सिमम हमको मिल रहा होता है बल्क, फोर आर्म पे इस तरह है कि हम फोर आर्म पे जो ये आपका ओलेक्रोनिक प्रोसेस ही होते हैं, यहीं से आप 10 सेंटीमीटर नीचे चले जाएँ या आपको जिधर भी मैक्सिमम बल्क दिखाई दे रहा है वहाँ पे बस आपने बल्क ले लेना है, जिस तरह हमने अपर लिम्ब में लिया था। अभी ऑब्वियसली मेरा एक हाथ है तो मैं सही से ले नहीं पा रहा हूँ। बल्क लेके दोनों साइड को कंपेयर करना है, चेक कर लेना है एट्रोफी है या नहीं है। अगर एट्रोफी होगी तो वही लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स में एट्रोफी होती है। वरना क्या कहते हैं कोई सिस्टमिक इलनेस हो, कैक्सिक स्टेट हो, तो उस केस में भी हमको ये कहते हैं एट्रोफी मिल सकती है। बल्क में बल्क का होगी। बल्क के बाद हमने टोन चेक करनी है। अब इसमें टोन का ये कि अगेन टोन में हम क्या कहते हैं शोल्डर जॉइंट पे इस तरह करके चेक करेंगे, इस तरह करके कि एबडक्शन और वो एडक्शन करा के, एल्बो जॉइंट पे फ्लेक्जन और एक्सटेंशन करा के, और ये जो रिस्ट जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट पे भी इस तरह करके फ्लेक्जन, एक्सटेंशन और सर्कुलर मूवमेंट्स में चेक करेंगे। ये हमने टोन चेक करनी होगी शोल्डर की, एल्बो की, रिस्ट की, इस तरह करके। ऑफ टोन की मैंने सारा बता दी, दोबारा मैं रिपीट करा देता हूँ कि हाइपरटोनिया हो सकता है, हाइपोटोनिया हो सकता है। हाइपरटोनिया अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स में देखा जाता है, उसमें हमको स्पेस्टिसिटी मिल सकती है, रिजिडिटी मिल सकती है। मैं दोबारा एक करके दिखा देता हूँ। स्पेस्टिसिटी क्या होती है? स्पेस्टिसिटी ये होती है कि लेट्स सपोज मैं अगर अपने एल्बो जॉइंट पे कर रहा हूँ तो इनिशियली मुझे ज़रा सी वो हो रही है, जब मैं इसको ऊपर करना चाह रहा हूँ इनिशियली थोड़ी सी रेजिस्टेंस पड़ रही है, लेकिन बाद में यूँ करके वापस इस तरह करके हाइपरटोनिया, इंक्रीज रिफ्लेक्स, मतलब इंक्रीज वो टोनिसिटी आ गई, तो ये अपर मोटर न्यूरॉन का साइन है कि पहले वो ही मुश्किल है फिर एकदम से दोबारा यूँ हो गया। ये दिस इज़ योर स्पेसिसिटी, जो कि हमको ज़्यादातर स्ट्रोक के केस में मिलती है। अब अगर हम आए रिजिडिटी पे, तो रिजिडिटी में हमारे पास आ जाती है कॉगवील रिजिडिटी एंड लेड पाइप रिजिडिटी। अगर हम लेड पाइप रिजिडिटी की बात करें तो लेड पाइप रिजिडिटी का मैंने बताया था कि उसमें हमको सारी ओवरऑल जो मूवमेंट है उस सब में हमको रेजिस्टेंस मिलेगी, मतलब बहुत टाइटली यूँ करके वो आ रहा होगा। रिफ्लेक्सेस तो वो टोनिसिटी तो बड़ी भी होगी लेकिन बहुत टाइटली वो आ रहा होगा। सो ये वाला जो है ये है लेड पाइप रिजिडिटी का। एंड कॉगवील रिजिडिटी में क्या है कि जो कॉगवील रिजिडिटी है उसमें हमको जो कि हमें पार्किंसन में ही मिलती है, पार्किंसन में मिलती है। कॉगवील रिजिडिटी में ये होगा कि हमको साथ में ट्रेमर्स मिल होंगे कि जब मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, एक तो रिजिडिटी भी मिल रही है, दूसरा मुझको ट्रेमर्स भी हो रहे होंगे। तो ये पार्किंसन के केस में हमको मिलती है। तो इस तरह की टोन्स चेक करनी है, एक तो स्पेस्टिसिटी, फिर लेड पाइप रिजिडिटी एंड देन कॉगवील रिजिडिटी। और उसकी डिजीज़ जो थी वो मैंने पिछली वीडियो में लोअर लिम्ब की उसमें बता दी थी। तो FBT के बाद टोन हो गई। टोन के बाद अब हम आते हैं पावर। अब इसमें अगेन पावर के वही 6 होते हैं। 0 का मतलब कम्प्लीटली पैरालिसिस है, 1 का मतलब बिल्कुल फ्लिकरिंग मूवमेंट्स हैं,
टू का मतलब कि इसमें वही हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स हो सकती हैं। थ्री का मूवमेंट मतलब ग्रेविटी को इंक्लूड करके होगी तो मूवमेंट, लेकिन रेजिस्टेंस पे नहीं होगी। फोर का मतलब थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। फाइव का मतलब कंप्लीट नॉर्मल पावर है। इसमें हम एक चीज़ कराते हैं, वो दैट इज़ नोन एज प्रोनेटर ड्रिफ्ट। तो कुछ किताबों में इस तरह लिखी, कुछ किताबों में इस तरह लिखी। प्रोनेटर ड्रिफ्ट बेसिकली है, क्योंकि मेरा ख्याल से जिससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन, पेशेंट से कहना है आंखें बंद करें और अपने हाथ इस तरह स्ट्रेच कर ले। अब अगर तो पेशेंट के हाथ यूं होने लगे, मतलब प्रोनेट होने लगे और वो नीचे की तरफ जाने लगे, मतलब मैंने ये किया हुआ है और ऐसे हो रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, सो दैट मीन्स कि उसको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट या क्या कहते हैं डोर्सल कॉलम जो ट्रैक्ट है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट या डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट का कोई लीजन है, जिसकी वजह से वो हाथ उसके यूं नहीं रह पा रहे जब वो आंखें बंद कर रहे हैं। अगर तो ऐसा हो कि वो आंखें बंद करें, प्रोनेटर ड्रिफ्ट मिलने लग जाए, लेकिन हाथ ऊपर की तरफ जाने लगे इस तरह करके आंखें बंद करके, तो ये मतलब है कि पेशेंट को कोई सेरेबेलर लीजन है। तो ये हम पहले चेक कराते हैं। ये चेक करने के बाद हमने क्या कहते हैं, अब पावर में ये है कि क्या कहते हैं, क्योंकि हम पावर की तरफ आ गए, पावर में हमने अगेन हर जॉइंट पे अलग अलग से करनी है, शोल्डर पे भी, एल्बो पे भी, रिस्ट पे भी, एंड देन हमारे फिंगर्स के भी काफ़ी सारे जॉइंट्स पे। पावर का मैं बताता हूँ। पावर का ये होता है कि पहले हमने पेशेंट से बोलना है इस तरह करके हाथ रख ले। जब वो इस तरह करके हाथ रख लेगा ऐसे करके, तो आपने यहाँ से इधर से और इधर से लगानी है, अंदर की तरफ जोर लगाना है। पेशेंट से कहना है कि आप बाहर की तरफ जोर लगाएं, पेशेंट बाहर की तरफ लगाएगा, आपने अंदर की तरफ लगानी है। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ से इधर और इधर, जब पेशेंट ने हाथ इस तरह रखे होंगे, आपने यहाँ पे और यहाँ पे आप बाहर की तरफ जोर लगाएंगे, पेशेंट से कहना है अंदर की तरफ जोर लगाएं। बेसिकली इससे हम ये शोल्डर की जॉइंट पे बेसिकली एबडक्शन और एडक्शन की पावर चेक कर लेंगे। सिमिलरली अब हम पेशेंट से कहेंगे कि आप क्या कहते हैं आगे की तरफ जोर लगाएं, मैं पीछे की तरफ जोर लगाऊंगा। फ्लेक्शन एक्सटेंशन चेक करने के लिए अब मैं पीछे की तरफ जोर लगाऊंगा, आप अपनी तरफ जोर लगाएं। ये दोनों जॉइंट्स पे कर लेंगे, इससे हमको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एल्बो जॉइंट की मिल जाएगी। नी जो रिस्ट जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट पे इस तरह होगा कि रिस्ट जॉइंट में हमने कहना है कि इस तरह करके अपनी वो हाथों को बंद कर लिया, मुट्ठी बनाए। मुट्ठी बना के ये करना है कि उसकी फिंगर्स पे इस तरह करके पेशेंट को कहना है कि मैं ऊपर की तरफ जोर लगाऊंगा, आपने नीचे की तरफ जोर लगाना है। अब मैं नीचे की तरफ जोर लगाऊंगा, आपने ऊपर की तरफ जोर लगाना है। तो ये अगेन फ्लेक्शन एक्सटेंशन एट रिस्ट जॉइंट हमने चेक कर लेंगे। फिर हम अलग से फिंगर्स पे आ जाते हैं। फिंगर्स पे है कि उस पेशेंट से कहना है अपनी आप उंगलियां खोलें इस तरह करके, एंड हमने यहाँ पे इस तरह भी या ऐसे भी, जो बेटर लगे। मुझे ज़रा ये बेटर लगता है कि इस तरह करके मैं कहूँगा कि मैं अंदर की तरफ जोर लगा रहा हूँ, आप बाहर की तरफ जोर लगाएं। और अब मैं यहाँ से बाहर की तरफ जोर लगा रहा हूँ, आप अंदर की तरफ जोर लगाएं। इस तरह से हम डोर्सल और पाल्मर इंट्रोशिया जो है उनको भी हम उनकी एबडक्शन और उनकी एडक्शन को हम बेसिकली चेक कर लेते हैं। अब इंट्रोशिया के बाद हम क्या करते हैं, हम ओपोनेंट्स पॉलिसिस पे आते हैं। पेशेंट से कहते हैं या तो इस तरह या इस तरह करके अपना क्या कहते हैं अंगूठा इससे लगा लें, उंगली से लगा लें ज़ोर से, और मैं इसको खोलने की कोशिश करूँगा, आपने मुझे खोलने नहीं देना। उससे हम ओपोनेंट्स पॉलिसिस की पावर चेक कर लेते हैं। पेशेंट से क्या कहते हैं, इस तरह दो मिडल और इंडेक्स फिंगर रख के पेशेंट से कहेंगे यूं करके कि मुट्ठी बंद कर लें। अब मैं मुट्ठी खोलने की कोशिश करूंगा, आपने मुझे मुट्ठी खोलने नहीं देनी, उसने कस के बंद करनी होगी। सिमिलरली होगा क्या, जब उसने अपना क्या कहते हैं हाथ उसको कह देंगे किस तरह खोल के रख ले, मैं बंद करने की कोशिश करूंगा, आपने मुझे मुट्ठी बनाने नहीं देनी, मुझे बंद नहीं करने देना। तो ये हम सारी पावर चेक करते हैं। लास्टली पावर में ये है, पेन पकड़ाएंगे उसकी ग्रिप चेक करने के लिए। पेन पकड़ा के पेशेंट से बोलेंगे कि आपने पेन को ज़ोर से कस के पकड़ के रखना है और मैं इसको खींचने की कोशिश करूँगा, आपने मुझे खींचने नहीं देना। अगेन हम पावर चेक करेंगे कि पावर उसकी कैसी है, नॉर्मल आ रही है या नहीं आ रही। कभी कभार हम ये भी कर देते हैं, कोई बुक या कोई पीस ऑफ पेपर इस तरह करके पकड़ा देते हैं और पेशेंट से ये कहते हैं कि मैं खींचने की कोशिश करूँगा, आपने इसको खींचने नहीं देना। तो ये जो सारी हो गई, ये हो गई पावर, फैसिकुलेशन, बल्ब, टोन, पावर। देन दी कम टू योर रिफ्लेक्सेस। और अगेन पावर का वही था कि पावर जो होती है लोअर मोटर, अगर तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है तो जनरलाइज्ड पावर अफेक्टेड होगी, या तो हेमीप्लीजिया होया हुआ होगा या दोनों लिम्स का पूरा प्लीजिया होया होगा, पूरी पैरालिसिस होगी। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा तो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में ये होता है कि अगर तो प्रॉक्सिमली हो, शोल्डर जॉइंट की क्या कहते हैं पावर कम हो, तो हो सकता है कि कोई मायोपैथी हो। अगर डिस्टली हो, फिंगर्स के लेवल पे या रिस्ट के लेवल पे कोई पावर का मसला हो रहा हो लेकिन ऊपर नॉर्मल हो, तो उसका ये मतलब हो सकता है कि कोई उसको वो है, कोई न्यूरोपैथी उसको प्रेजेंट है। पावर चेक कर लेनी है। पावर के बाद हम आ जाएंगे रिफ्लेक्सेस पे। रिफ्लेक्सेस में हमने हैमर कहाँ गया, रिफ्लेक्सेस। अच्छा, रिफ्लेक्सेस में ये होता है कि पेशेंट को बोलना है कि वो सेमी प्रोनेटेड एंड सेमी फ्लेक्स रखे, इस तरह करके अपना हाथ रखे। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मेरे पास तो एक ही हाथ है तो मैं एक ही हाथ से करके दिखाऊंगा। जो बाइसेप है ना, बाइसेप का बेसिकली आपने टेंडन फील करना होगा, जहाँ पे बाइसेप का टेंडन होता है, ये जो है इधर को, ये बाइसेप का टेंडन है, टेंडन फील करना है। टेंडन पे इस तरह करके अपना अंगूठा रख लेना है। अब जो आप हैमर मारेंगे, हैमर आप अपने अंगूठे पे मारेंगे। मैं तो ऑब्वियसली अभी अपने अंगूठे पे नहीं मार सकता, लेकिन हैमर आप रख के अंगूठे पे मारेंगे, यहाँ से इस तरह पकड़ेंगे, अंगूठे पे अपने अंगूठे पे मारेंगे। एंड आपको होना क्या चाहिए कि जब आप हैमर मार देंगे
तो आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होनी चाहिए। या तो इस तरह करके बाइसेप ऊपर होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, या ये कभी कभी अगर कॉन्ट्रैक्शन ना भी नज़र आ रही हो ना, क्योंकि आपका थंब टेंडन पे होगा, तो आपको टेंडन के लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन फील होनी चाहिए। अगर अगर अपर मोटर न्यूरॉन रीजन होगा तो हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, अगर लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन होगा तो या तो इम्पेयर्ड होगी या बिल्कुल एब्सेंट रिफ्लेक्सेस हमको मिल सकते हैं। तो ये करना है इस पर। उसके बाद हम क्या कहते हैं, ब्रेकियोरेडियलिस का चेक करेंगे। ब्रेकियोरेडियलिस क्या है कि ये जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है, इस स्टाइलॉइड प्रोसेस से थोड़ा सा ही दूर यहाँ पे इधर बेसिकली हमने अपने हैमर को हिट करना होगा। एंड हैमर को जब हिट करेंगे तो हमने वो कहाँ पे चेक करनी है कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे बेसिकली चेक करनी है। हाथ का ये होना कॉन्ट्रैक्शन नहीं, जो आपका सेमी प्रोनेटेड सेमी फ्लेक्सड रखेंगे, इस लेवल पे जो हमको आएगी ना कॉन्ट्रैक्शन फील जो होगी, ये जो फील हो रही है, जो मेरा टेंडन नज़र आ रहा है, ये बेसिकली ये ब्रेकियोरेडियलिस की उसको शो करेगा। अगर तो मैं मारूँ ये, अब मुझे नहीं पता उधर नज़र आ रही है कैमरे में नहीं, लेकिन मेरा ये जो हाथ हिल रहा है, हाथ अगर ना भी हिले, मेन कॉन्ट्रैक्शन मैंने यहाँ पे देखनी है, जो कि ये थोड़ी सी ये शो हो रही है इधर को। तो ये ब्रेकियोरेडियलिस की हो गई। और इन दोनों की जो वो है नर्व रूट वैल्यू है, दैट इज़ योर C5 एंड C6। लास्टली कम्स योर ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स में क्या करना है कि ट्राइसेप्स में बेसिकली जो इसी तरह रख के ये जो ओलेक्रोनल फोसा है, ओलेक्रोनल से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हमने हिट करना होगा। और ये मेरे ट्राइसेप्स की नज़र भी आ रही होगी। ट्राइसेप्स का बहुत इजीली एलिसिट हो जाता है, मतलब वो आराम से आपको नज़र भी आ जाती है ट्राइसेप्स की। तो ट्राइसेप्स का ये है कि मेरे ट्राइसेप्स नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, ये इस तरह, ये हल्के से करेंगे। ट्राइसेप्स खुद पे भी आप कर सकते हैं आराम से, जो ट्राइसेप्स होते हैं वो एलिसिट हो जाते हैं। तो ये ट्राइसेप्स की कर लेनी है। अब इसमें हम लोअर लिम्स में करते थे बेबिंस्की, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे हॉफमैन साइन। हॉफमैन साइन बेसिकली क्या है, पेशेंट का हाथ लेना है। अब अगेन मेरा तो एक हाथ है, वरना दो हाथ से, अपने दो हाथों से करना है। पेशेंट के एक हाथ से आपने अपनी इंडेक्स से और अपने थंब से यूँ करके पेशेंट की मिडल फिंगर पे जो टर्मिनल डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट है, वहाँ पे इस तरह पकड़ना होगा। और कराना क्या होगा, आपने दूसरे हाथ के थंब से यूँ करके फ्लेक्स कराना होगा इस उंगली को, इस डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट के लेवल पे। यहाँ पे मिडल फिंगर को क्या करना होगा, इस तरह पकड़ के यूँ करना होगा, ज़ोर से फ्लिक करना होगा। अगर तो फ्लिक करने से मेरा हाथ यूँ करके फ्लेक्स हुआ, मतलब बाकी जो उंगलियाँ हैं वो भी फ्लेक्स हो गई, कि लेट्स सपोज ये लेफ्ट हैंड है, मैंने जब ये किया तो मेरी बाकी उंगलियाँ भी फ्लेक्स हुई, तो इसका मतलब है कि हॉफमैन साइन इज़ प्रेजेंट। हॉफमैन साइन प्रेजेंट यानी कोई अपर मोटर न्यूरॉन लीजन प्रेजेंट है। नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मली जिस तरह मैं कर रहा हूँ, नॉर्मली कुछ रिफ्लेक्स नहीं आता, ना ऊपर को जाती ना नीचे को जाती, नॉर्मल अपनी जगह पे फिंगर से आती है, बल्कि जो वो होता है थंब मिडिल फिंगर होती है वो आराम से वापस चली जाती है। हॉफमैन साइन में क्या होगा, हम जैसे ही इसको यूँ करके एलिसिट करेंगे तो जो बाकी उंगलियाँ होंगी वो यूँ करके फ्लेक्स कर जाएंगी। सो दैट इज़ योर हॉफमैन साइन। उसके बाद आ जाती है कोऑर्डिनेशन अगेन फॉर सेरेबेलर लीजन होती है। फिंगर नोज टेस्ट कराने एंड डायडोकोकिनेसिया कराने। फिंगर नोज टेस्ट यही है कि पेशेंट से कहना है कि आपने अपनी उंगली को पहले अपनी नाक पे रखना है, फिर आपने क्या कहते हैं मेरी फिंगर से या मेरी उंगली से टच करना है। अच्छा, जब फिंगर नोज टेस्ट करा रहे हो ना तो एटलीस्ट 1 आर्म डिस्टेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल करीब से नहीं कर सकते कि मैं यहाँ के आगे करना चाहिए, ये इस तरह नहीं कर सकते। अब लेट्स सपोज आप लोग डॉक्टर हैं तो आप लोगों ने अपनी उंगली इस तरह करके रख ली, 1 आर्म का डिस्टेंस होगा। पेशेंट को ये कहना है कि आपने पहले अपनी उंगली को अपनी नाक पर टच करना है, देन मेरी उंगली से टच करना है, फिर अपनी नाक पर टच करना है, फिर मेरी उंगली से टच करना है। तो ऐसे मतलब दूर ले जाके ऐसे 1 आर्म डिस्टेंस पे ये फिंगर नोज टेस्ट कर देंगे। और डिस्डायडोकोकी जैसे कि ये कि पेशेंट को बोलने अपने हाथों को इस तरह करें जल्दी से, चेक करने के लिए कि उसको डिस्डायडोकोकी से तो नहीं हो रहा। सिमिलरली दूसरे हाथ में भी जल्दी से ये चेक करें। सो दैट इज़ ऑल फॉर योर अपर लिम्ब की क्या कहते हैं मोटर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। बाद में हम पेशेंट से कह देंगे थैंक यू। और अगेन अगर उससे पूछा होगा कि आपको पता है आप किधर हैं और क्या कहते हैं आप कहाँ पे बैठे हैं, तो उसकी कि माई पेशेंट वॉज कॉन्शियस एंड मेडिटेटिव विद टाइम एंड स्पेस। इसके जो रेलेवेंट्स होंगे, इसके रेलेवेंट्स ये हो सकते हैं कि आप क्या कहते हैं ग्रेड करा के चेक कर लें, लोअर लिम्ब का एग्जामिनेशन कर लें कि लोअर लिम्ब में चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही। हम क्या कहते हैं ओवरऑल जनरल ये लोअर लिम्ब का भी रेलेवेंट ये हो सकता है कि हम वो कर लें, फेशियल फीचर्स चेक कर लें कि मून लाइक फेसिस तो नहीं है या मास्क लाइक फेसिस तो नहीं है जिस तरह पार्किंसन में होती है। एक चीज़ जो मैं लोअर लिम्ब की वीडियो में बताना भूल गया था और जो मैं अभी भी बताना भूल गया हूँ, अगर तो लेट्स सपोज रिफ्लेक्सेस ना आ रहे हों, रिफ्लेक्स नॉर्मल पेशेंट लेकिन रिफ्लेक्सेस ना आ रहे हों, दैन हम कराते हैं रीइंफोर्समेंट। व्हाट इज़ रीइंफोर्समेंट लोअर लिम्ब के लेवल पे, मैंने लोअर लिम्ब की वीडियो में बताना भूल गया था। लोअर लिम्ब के लेवल पे जो रीइंफोर्समेंट होती है दैट इज़ नॉन एज जेंड्रिसिक्स मैनूवर, कि अगर नी रिफ्लेक्स पेशेंट को नहीं आ रहा तो पेशेंट से कह देना है कि अपना वो घुटना ढीला छोड़ दें। या भी अपर लिम्ब की एग्जामिनेशन में भी जब सारी टोन आप चेक कर रहे होंगे, जब रिफ्लेक्सेस करा रहे होंगे, पेशेंट से ही कहना है कि अपने जो हाथ हैं अपने बाजू हैं उनको ढीला छोड़ दें। अगर वो ढीला नहीं छोड़ पा रहा, वो कॉन्शियस हो रहा है,
तो लोअर लिम्ब के लिए ये कहना है कि पेशेंट से कहना है कि अपने हाथों को ज़ोर से इस तरह करके क्या कहते हैं कसें, या ज़ोर से इस तरह करके मतलब आपस में खींचें, ये करें। जेंड्रेसिक्स, दिस इज नोन एज जेंड्रेसिक्स मनूवर फॉर लोअर लिम्ब, ताकि फिर रिफ्लेक्सेस इजीली एलिसिट हो जाए। अगर तो अपर लिम्ब में रिफ्लेक्सेस नहीं आ रही, कि फॉर एग्जांपल मैं बाइसेप्स करना आ रहा हूँ, बाइसेप्स नहीं आ रहा, तो मैं पेशेंट से बोलूँगा कि अपने जबड़े को मजबूती से बंद कर लें, इस तरह कर लें, या दांतों को टाइटली क्लेंच कर लें, मतलब या जबड़े को बीच लें, मतलब इस तरह कर, ताकि उसकी जो कॉन्शियस है वो पूरी यहाँ पे चली जाए, थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट हो। जितनी देर में वो होगा री इन्फोर्स कर रहा होगा, उतनी देर में आपने रिफ्लेक्स करा लेना है, होपफुली तब फिर रिफ्लेक्स जो है वो आके एलिसिट हो जाएगा। तो ये री इन्फोर्समेंट है, ये इंपॉर्टेंट होती है, ये करानी होती है। रेलिवेंट यही है कि लोअर लिम्ब की हम एग्जामिनेशन करेंगे और हम उसको गेट चला के देख लेंगे, और सेरिबेलर अगर लीजन हो तो हम निस्टैग्मस भी चेक कर सकते हैं आइस का। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू अपर लिम्ब की मोटर एग्जामिनेशन। आई होप इजीली समझ में आ गई। आई डोंट थिंक इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग। ऐसे ही है फेसिकुलेशन, बल्क, टोन, पावर, रिफ्लेक्सेस एंड कोऑर्डिनेशन। तो थैंक यू।